जो कि आपको एसएससी CHSL एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखना चालू करते हैं हमारे 50 इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह में छोटे ग्रह जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया। और हमारे ग्रह के अगर देखें तो ग्रह हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। आठों के नाम आपको पता होना चाहिए। और इसका जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम होना चाहिए चंद्रमा। तो देखिए क्या आंसर है, चंद्रमा। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नज़दीकी, दूर का, या हमारे ग्रह कितने हैं, चारों ग्रहों में 4 इनर हैं, 4 आउटर हैं। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे, गांधी फिल्म के बारे में आप सभी जानते होंगे। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किस हीरो या अभिनायक ने निभाई है? तो उसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, बेन किंग्सले। क्या नाम है? बेन किंग्सले ने गांधी पिक्चर में गांधी का रोल अदा किया है। आगे देखते हैं। तो हमें शिक्षक दिवस मतलब एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में। तो शिक्षक दिवस देखिए, शिक्षक दिवस क्या है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर। और 5 सितंबर में ये किसके लिए मनाया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जैसे 8 मार्च हो गया, 8 मार्च को महिला दिवस। 10 दिसंबर को हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार के अलावा हमारे पास 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर को भी हमें पता होना चाहिए क्या है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस, भ्रष्टाचार निषेध दिवस है ना। तो जापान पर, अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जापान पे 2 बार परमाणु बम गिराया गया है। पहला हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता होना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बार, एक तो 6 तारीख को, एक 9 तारीख को, 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945। तो देखते हैं जी, 1945 में हमारा राइट आंसर क्या है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बार बम गिराया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए, 6 तारीख और 9 तारीख है ना। तो जापान में जो पहला बम गिराया गया था उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो उसका नाम बेबी बॉम्ब था, बेबी है ना। भाखड़ा नंगल बांध, अगला क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध जो है हमारा, देखिए किस नदी पर है। यह है सतलज नदी पे। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा और नंगल वैसे देखा जाए तो सही बात यह है कि भाखड़ा बांध अलग है, नंगल बांध अलग है, जो कि सतलज नदी पे बने हुए हैं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ये सवाल, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई खेलों में से कौन सा खेल किसके द्वारा खेला जाता है? तो एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले हमारे जो हैं वो खेलते हैं हॉकी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। धनराज पिल्ले हॉकी खेलते हैं। जैसे गीता गीता फोगट, अभी एक मूवी आई थी आपको पता ही होगा। तो गीता फोगट किससे संबंधित है? रेसलिंग से। अगर इसी तरह देखा जाए तो मैरी कॉम हमारी बॉक्सिंग से। हाल ही में इन्होंने इस संघ से रिटायर मतलब रिज़ाइन दिया है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि मैरी कॉम क्या खेलती है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी होते हैं? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 के अलावा 10 और होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या राइट है। राइट आंसर तो 5 है। UNO की सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी हैं? स्थायी मीन्स इन देशों की सदस्यता कभी भी समाप्त नहीं होती है, लेकिन जो 10 हैं नॉन परमानेंट, उनकी सदस्यता बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है। और उनका चुनाव प्रत्येक 2 साल के बाद होता है। तो इस टाइम पे भारत भी उसका सदस्य है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि उस सदस्य में पाकिस्तान पहले था। इस बार इलेक्शन होने के चलते पाकिस्तान उस इलेक्शन को हार गया, लेकिन इंडिया उसी इलेक्शन को जीत गया, जिसकी वजह से 2 साल इसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? टोटल 15 होते हैं, लेकिन 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, जिसमें भारत अभी भी उसका पार्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थान अब पाकिस्तान में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एक सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा, जो कि ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हड़प्पा संस्कृति जो है कौन से नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के है। लेकिन ये भी आपसे पूछा जाए कि रावी नदी पे किस तरफ है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? तो आप याद रखिए हमेशा हड़प्पा संस्कृति जो है वो रावी नदी के ठीक बाईं तरफ है। और ये याद कर लीजिए हमारी तरफ से कि मोहनजोदड़ो, एक शायद आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी अपने दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1921 में कर दी थी। और जो संस्कृति है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता पूरी खोज की थी सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने पूरी सिंधु सभ्यता की खोज की थी। लेकिन हड़प्पा संस्कृति की खोज जो है वो किसने की? वो की है दयाराम साहनी। एक और साइट आती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। आपने मूवी देखी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में यह भी बताया गया है कि भाई मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के कोने में है? तो वो सिंधु नदी के ठीक दाहिने तरफ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु नदी के किस तरफ है? तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के दाईं तरफ है। ठीक है, सिंधु नदी के दाईं तरफ। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आप खोजिए। इसका आंसर राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की साइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? तो चौथ नामक कर, 2 कर लगाए गए थे इनके द्वारा। यह है मराठों के द्वारा 2 ही कर लगाए थे। एक चौथ नामक कर। तो क्वेश्चन क्या है? चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? ये लगाया गया मराठों के द्वारा। आपसे सवाल बिल्कुल पूछा सकता है, चौथ नामक कर किस राजा के द्वारा लगाया? मराठों के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है किससे संबंधित है या किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आप विनोबा भावे के जानते हैं। विनोबा भावे के द्वारा भू आंदोलन की शुरुआत की गई। विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत की। भू आंदोलन का मेन मोटिव ये था, जो अमीर किसान है वो छोटे किसानों को अपनी कुछ खेती दान में दे दे ताकि वह अपना घर बना सके, वहाँ पे निवास कर सके। इसलिए यह विनोबा भावे का प्लान था, भूदान आंदोलन। तो जो राजा महाराजा और जितने भी लैंडलॉर्ड थे बड़े बड़े, उनसे यह इन्होंने आंदोलन चलवाया था कि भाई आप कुछ ज़मीन इनको भी दे दीजिए ताकि यह भी अपने रहने के लिए कुछ जगह बना लें और खाने पीने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ों का उगा लें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आप जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छी अंग्रेजी शिक्षा का स्टार्टअप जो है वो मकाले ने किया था। तो इसका आंसर लॉर्ड मकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत अधिक जोर दिया गया और इन्होंने ही इसे आगे बढ़ाने का, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो क्लर्क की बहुत ही आवश्यकता थी, ये सारे काम अंग्रेज नहीं कर सकते थे। इसीलिए लॉर्ड मकाले ने क्या सोचा कि भाई अंग्रेजी शिक्षा अगर इनकी अच्छी हो जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। इसी वजह से लॉर्ड मकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पे अधिक जोर दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्लाइंग सिख आप सभी जानते होंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह फेमस। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये बहुत ही तेज़ थे, तेज़ धावक। मूवी भी बनी है इनके नाम पे, आप देख सकते हैं। फ्लाइंग सिख किसके नाम पे है? मिल्खा सिंह। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन की बात हुई है तो विटामिन सी। विटामिन कौन सा होना चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी जो है सिट्रिक है। सिट्रिक मीन्स खट्टा है अगर कोई भी चीज़, तो उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी। तो एक क्वेश्चन जो SSC CHSL में पूछा जाएगा वो भी ये भी पूछा जाएगा, कौन से विटामिन से क्या हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन सी से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है कहाँ से? नींबू और संतरे से। नींबू संतरे ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि एसिटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है और जो भी खट्टी चीज़ें होंगी इनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है,
उदय शंकर किससे संबंधित हैं? उदय शंकर जो बहुत ही फेमस हैं, ये नृत्य से संबंध रखते हैं। किससे? नृत्य से। नृत्य मीन्स डांस कला, एक कला है। उदय शंकर जी किससे संबंधित हैं? नृत्य से, है ना। तो नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन हमारे, आप सभी को पता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने ही हमारे संविधान की पूरी रचना की। मीन्स उन्होंने केवल संविधान सभा की बैठक थी उसको पूरी तरह किया। उन्होंने, उनके अंडर में काफ़ी लोग काम कर रहे थे, टोटल 7 मेंबर थे उनकी सभाओं के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हीं के शासन में पूरा संविधान हमारा तैयार हुआ। तो ये आंसर तो गलत है, क्योंकि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन तो लॉर्ड मैकाले नहीं थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, गलती से लिख गया होगा। आगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो ये देख लीजिए, आंसर क्या है? जिला परिषद। तो जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारी चालू की गई थी 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। 73वां संशोधन, जो कि 73वें संशोधन के द्वारा की गई थी। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 40 में यह बताया गया है कि भाई भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी। एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा, आपको राजधानी से भी आएगा। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? हमारी कवरात्रि होनी चाहिए लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक इसी तरह हमें अपने आस पड़ोस के सभी देशों के राजधानी याद होनी चाहिए तथा उनकी करेंसी। करेंसी के लिए एक देश हम आपको स्पेशली कहेंगे, याद कर लीजिए, वह है भूटान। भूटान की करेंसी जो है नुगुल तरन है। हमारे भूटान की करेंसी नुगुल तरन, लेकिन लक्षद्वीप की राजधानी है कवरात्रि। इसके साथ ही एक चीज़ और याद कर लीजिए, अंडमान एंड निकोबार की करेंसी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की करेंसी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो देखते हैं। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा, भारत की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, ये सभी क्या है? रुपया है। लेकिन अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की करेंसी जो है वो नुगुल तरन है। लेकिन ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की हमारी करेंसी जो है वो टका है। केवल ये 2 देश हैं यहाँ आसपास के जिनकी करेंसी अलग है। आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, तो पुस्तक भी आपके एग्ज़ाम में एक आने वाली है, तो एक पुस्तक पे भी आप ध्यान रखिए कि पुस्तकें कौन सी पूछी जा सकती हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या है। गुरुत्वाकर्षण की खोज, तो गुरुत्वाकर्षण तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रेविटी से रिलेटेड है। ये सवाल आपके फिजिक्स से आता है, तो एक सवाल हमारे फिजिक्स से भी कंफर्म आता है, एक केमिस्ट्री से आता है। अगर आप टॉपिक बना लें तो लगभग सभी क्वेश्चंस आपको पता चल जाता है कि हाँ किस किस टॉपिक पे पूछा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हमारे आइंस्टीन ने की होगी, जाहिर सी बात है। तो आइंस्टीन या न्यूटन, सॉरी आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारे जनगण मन की रचना की। तो जनगण मन अधिनायक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होना चाहिए कि जनगण मन अधिनायक जय हो को गाने के लिए हमें टोटल 52 सेकंड चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे गाने के लिए कितने सेकंड चाहिए? तो इसका सही जवाब है 1 मिनट 5 सेकंड। कितने? 1 मिनट 5 सेकंड में हमें राष्ट्रीय गीत भी समाप्त कर देना चाहिए। अगला सवाल क्या है?
द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य गुरु थे, तो हमें पता होना चाहिए द्रोणाचार्य पुरस्कार एक गुरु के लिए समर्पित है, या श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षण के लिए, गुरु जो प्रशिक्षण दे उसी के लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो कि श्रेष्ठ हो, है ना। अगला देखते हैं, खजुराहो। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो आपको पता नहीं, खजुराहो एमपी में है। खजुराहो कहाँ है? एमपी में। खजुराहो एमपी में बहुत ही फेमस खजुराहो मंदिर है, तो वो उसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारे देहरादून में है, IMA, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की सारी जितनी भी चीज़ें हैं रामकृष्ण के बारे में वो स्वामी विवेकानंद द्वारा ही की गई हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हर काम अपने रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही चालू की। तो इनके नाम पर एक दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, मीन्स राष्ट्रीय युवा दिवस। ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, भारतीय मानक समय आधारित है तो इसका मतलब है ये कहाँ से? 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर। देशांतर मीन्स आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ से पास होता है? ये इलाहाबाद में एक जगह है, उसका नाम है नैनी के एक जगह से पास होता है। क्यों? टाइम गैप जो हमारे भारत का है वो ईस्ट टू वेस्ट अगर देखा है तो एग्जैक्टली 2 घंटे का, उस टाइम ड्यूरेशन को इक्वलाइज करने के लिए, मीन या मिडल वैल्यू निकालने के लिए हमने इस टाइम को कहाँ से लिया? इलाहाबाद से लिया। इलाहाबाद में जगह का नाम क्या है? नैनी। अगर पूछा जाए इसका देशांतर कितना है या देशांतर कितने डिग्री पे काटती है या इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि हम अन्य देशों की तुलना में या ब्रिटेन की तुलना में हम कितना आगे हैं, तो हम बता सकते हैं 5.5 घंटे। 5.5 घंटे हम ब्रिटेन की तुलना में आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में, सबसे उत्तर दक्षिण पूरब में है कौन सा देश? तो कौन सा भाग? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ही सबसे पूरब में है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सूर्योदय का शहर। भारत का सूर्योदय जो है सर्वप्रथम देखा जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक पास भी है, पास आपको याद करने की लिस्ट बनाएंगे पास के लिए। तो पास अरुणाचल प्रदेश में हमारे सूर्योदय का शहर भी, सूर्योदय का राज्य भी है। और कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? पार मतलब उस पार कौन सा है? तो चाइना होगा, तो चीन। तो चीन है जो नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ कौन सा देश है? नाथुला दर्रा के उस तरफ है चीन। यहाँ से हमारा बिजनेस व्यापार चला करता है, तो चीन जो है नाथुला दर्रा के उस पार है। सवाल ठीक से पढ़ना चाहिए। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्या? क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के साथ आप एक चीज़ और याद कर लीजिए कि मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं होती है। मौसमी मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इस लेयर में या इस मंडल में, तो तापमान कम होता जाता है, जिस कारण से जो वाष्पित एयर होती है वो क्या होती है? ठंडी, और ठंडी होने के कारण वह बरस जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, भारतीय सेना में वैजयंत क्या है? तो वैजयंत जैसे आपकी अग्नि है, ये सभी चीज़ें जो हैं वैजयंत तो एक टैंक है, टैंक का मिसाइल। तो वैजयंत क्या है? एक टैंक मिसाइल है ना। आगे देखते हैं,
चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है वो विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। कब आया था? चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है और कई बार पूछा भी गया है कि पृथ्वीराज कपूर तथा राज कपूर में क्या संबंध है? तो ये पिता पुत्र हैं। मीन्स पृथ्वीराज कपूर जो हैं इनके पिताजी हैं राज कपूर जी के, है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राज्य पूछा है तो असम होना चाहिए। असम भारत का सबसे अच्छा चाय उत्पादक करता है, क्योंकि चाय है तो चाय के लिए असम राज्य हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल? तो सर्वाधिक चावल की बात आती है तो हमारे यहाँ आप नोट कर सकते हैं जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। अगर हम देखें कि गन्ने की खेती कहाँ होती है, तो गन्ने की सबसे अधिक खेती जो है यूपी में होती है। लेकिन क्वांटिटी वाइज, अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो गन्ने की खेती सबसे अधिक हमारे यहाँ होती है, वह है नासिक में पूना की तरफ हमारे गन्ने की खेती जो क्वालिटी वाइज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। चावल पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर? तो जंतर मंतर देखिए वैसे तो दो जगह पे स्थित है, एक तो है राजस्थान में और एक है दिल्ली। तो देखते हैं इसका आंसर सही क्या हो सकता है। दिल्ली, इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। लेकिन दिल्ली भी ऑप्शन में रहे तो दिल्ली सही है, नहीं तो राजस्थान अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो राजस्थान भी राइटिंग, राजस्थान में भी जंतर मंतर एक अवेलेबल है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग देखिए आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आपको बता दें तो अंग्रेज़ों की जो गर्मियों की राजधानी होती थी वो दार्जिलिंग हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा रहता था। अंग्रेज़ों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा ठंडक एरिया था, बहुत ही अच्छा रहता था। आगे देखते हैं। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आंसर में है। आगे देखते हैं। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टीम का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, तो आप टीम के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए क्या क्या है। हॉकी में 11 होते हैं। हैंडबॉल होता है, हैंडबॉल में 5 होते हैं। आपके खो खो में 9 होते हैं। रग्बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, रग्बी में टोटल 15 होते हैं। खो खो में 9 बता ही दिया। अगर आप बास्केटबॉल की बात करें तो 5 होते हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो 6 होते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें 11 प्लेयर होते हैं। आगे देखिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश तो हमने बता दिया था पहले। ये बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो क्या है? टका। और इसकी राजधानी क्या है? ढाका। क्या है राजधानी? ढाका। तो नेक्स्ट, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के सामने देखिए कौन सी सभ्यता है? आंसर मिस्र सभ्यता है नील नदी के किनारे। इजिप्ट, नील का दूसरा नाम है इजिप्ट, और इजिप्ट की राजधानी है, सॉरी नील नहीं, मिस्र की राजधानी है काहिरा, इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त है वो कहाँ पे होता? गया में। ज्ञान प्राप्ति इनको गया से हुई। गया में पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे थे, तो रात्रि के समय इन्हें एक नदी है, नदी के किनारे बैठे हुए थे तो पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे उन्हें गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। महाकवि कालिदास के द्वारा शकुंतला रचित है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ज्वार सबसे ऊंचा कब उठता है? इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, मतलब एक साइड में अगर होते हैं तो फिर ज्वार काफ़ी तेज होता है। आगे देखिए।
खैबर दर्रा कहाँ है? एक दर्रा हमने आपको बताया कि दर्रा ज़रूर पूछाएगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पहले ये भारत में हुआ करता था, लेकिन अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि बंटवारा हो चुका है भारत का, है ना। आगे, कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? तो गंगा तट पर कई वैसे हैं, लेकिन कानपुर ऑप्शन हमेशा राइट होता है। कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, है ना। तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो कानपुर शहर जो है पूरी तरह से गंगा नदी के तट पर है। और हुगली नदी पे अगर पूछा जाए तो हुगली नदी पे हमारा वेस्ट बंगाल मीन्स आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष है मतलब भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH, सबसे बड़ा हाईवे सभी को याद है कि NH7 होता है, लेकिन अभी आप चेक कर लीजिए NH7 नहीं है, अभी ये चेंज हो चुका है, यह है NH44। और अगर सबसे बड़ा NH44 है तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा नेशनल हाईवे नंबर 7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? एक्चुअल में ये जोड़ता है, जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो है राजधानी से राजधानी को। तो देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार केंद्र राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं, हमेशा याद रखिए कि राज्य की राजधानियों को। तो अगला सवाल जो है वो देखते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए हमारे हिसाब से नासिक शहर होना चाहिए, जो कि अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। नासिक के अंगूर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध। कोयना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध जो है आपका महाराष्ट्र में है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट आप ज़रूर याद कर लीजिए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला सवाल। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ में 3 टाइप की होती है फसल, राबी, खरीफ और जायद। तो जायद तो गर्मियों की फसल है, लेकिन खरीफ जो है वो आपकी, राबी जो है सर्दियों की फसल है, तो खरीफ आपकी गर्मियों की फसल मीन्स मार्च में बोई जाएगी और अक्टूबर के आसपास काट ली जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, नवंबर के प्रारंभ में काटना स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर के प्रारंभ में इस फसल को हम काट देते हैं, क्योंकि खरीफ है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन आज के, जो कि हमारी तरफ से तो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में SSC CHSL के अलावा हर एक एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर क्लैरिकल कैडर है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा भी जो चीज़ें बताई गई हैं या जिस टॉपिक पे बताए गए हैं, वो उस टॉपिक को आप एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। तो आपको शायद जितने सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक में से एक सवाल है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आप फोकस करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स पाने के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।